नमस्ते साथियों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। हमने जो पिछली कक्षाएं पढ़ी थी उन्हें पढ़ा था मांग और मांग की लोच से रिलेटेड हमने सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्ति और पूर्ति की लोच। छात्रों बस केवल इतना सा बता दें कि मांग और पूर्ति, अगर मांग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया है तो पूर्ति की लोच बहुत ईजी होने वाली है आपकी। हम देखते हैं सबसे पहले पूर्ति का अर्थ। किसी एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर उस वस्तु की, यानी कि विक्रेता उस वस्तु की जितने इकाइयों को बेचने के लिए तैयार होता है, वह जितने इकाइयों को सप्लाई दे रहा है मार्केट में उस कीमत पर, वो आपकी क्या कहलाएगी? वस्तु की पूर्ति कहलाएगी। जबकि मांग में भी अपना ये अंतर था, केवल विक्रेता की जगह क्रेता आ रहा था और बेचने की जगह वह लेने या खरीदने के लिए तत्पर हो रहा था। तो अपने मांग की जो डेफिनेशन थी वो इस प्रकार से थी कि किसी निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर यदि किसी क्रेता द्वारा या उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु को जितनी इकाइयों को लेने के लिए तैयार होता है उसे हम क्या कहते थे? मांग कहते थे। और ठीक डेफिनेशन में हमें उपभोक्ता की जगह उत्पादक लेना या विक्रेता लेना क्रेता की जगह, और एक आ जाएगा वह जो पहले खरीद रहा था अब वह बेचने के लिए तत्पर होता है। तो एक निश्चित समय अवधि में दी गई कीमत पर विक्रेता द्वारा उस वस्तु को जितने इकाइयों को बेचने के लिए तैयार होता है वह उसकी क्या कहलाएगी? पूर्ति कहलाएगी। फिर पूर्ति का नियम हूबहू वैसा नियम है, मांग के ठीक थोड़ा सा विपरीत आ जाएगा। मांग के नियम में आ रहा था, रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना एक बार, कि मांग के नियम आ रहा था कि अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी आती है और कीमत के कम होने पर मांग मात्रा बढ़ती है, यानी कि कीमत और मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध था। जबकि यहां आ जाएगा अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और कीमत यदि कम होती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी कम होती है या घटती है। अतः कीमत और पूर्ति में धनात्मक या सीधा संबंध होता है। तो वहां ऋणात्मक या विपरीत संबंध आ रहा था और यहाँ धनात्मक या सीधा संबंध आ रहा है। हम टेबल पर देखते हैं, तो टेबल पर नजर डालते हुए आ रहा है वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा ले रखी है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ रही है। हम देखते हैं कि ये अपना जो वक्र आ जाएगा, एसएस वक्र आ जाएगा, ये क्या है? धनात्मक ढाल वाला। जबकि मांग वक्र था, विपरीत दिशा में रिलेशन था, यानी कि दोनों अक्षों में अगर विपरीत दिशा में रिलेशन आएगा तो आपका जो मांग वक्र होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा, या कोई भी वक्र होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा। और दोनों अक्ष यदि अगर एक ही दिशा में अगर परिवर्तित होता है तो इसी दिशा में जो आपका जो मांग पूर्ति वक्र आएगा वो धनात्मक ढाल का आएगा। तो पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का है और मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है। नेक्स्ट आ रहा है पूर्ति में परिवर्तन। जैसा मांग में परिवर्तन पड़ा था वैसा ही पूर्ति में परिवर्तन है। बच्चों वो की वो बातें, उसमें भी ऐसा ही था, अन्य तत्व स्थिर, कीमत में परिवर्तन है तो ये आ जाएगा पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में संकुचन। मांग में भी ऐसा ही था, अन्य तत्व स्थिर, कीमत में परिवर्तन, पूर्ति में विस्तार, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन आया था। और यहां पर कीमत स्थिर रहेंगे और अन्य तत्वों में परिवर्तन होगा तो वो आ जाएगा पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन इनकी बहुत सरल है। वो आ रहा था, हमने मांग के नियम को जब दो भागों में बांटा था, पूर्ति में मांग में विस्तार और मांग में संकुचन आ रहा है। पूर्ति का जो नियम आ रहा है उसमें पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन आएगा। तो बच्चों पूर्ति किस कंडीशन में बढ़ेगी? आपकी जो सप्लाई अगर बढ़ती है किस कंडीशन में बढ़ेगी? जब वस्तु की कीमत भी बढ़ जाए, क्योंकि सीधा रिलेशन इनमें। और पूर्ति में संकुचन होगा, यानी कि जो आपकी सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। और किस कंडीशन में होगी? जब वस्तु की कीमत भी क्या हो जाए? कम हो जाए। अब ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र पर जब विस्तार और संकोचन होता है तो एक ही वक्र पर गति होगी। तो मात्रा जब बढ़ती है तो दाईं ओर गति और मात्रा कम होगी तो बाईं ओर गति। और वृद्धि और कमी में पूरा का पूरा जो वक्र होगा वो शिफ्ट हो जाता है, चाहे वह मांग वक्र हो चाहे वह पूर्ति वक्र हो। तो जब पूर्ति में वृद्धि होगी तो मांग वक्र पूर्ति वक्र दोनों होंगे वो दाईं ओर शिफ्ट होंगे। और अगर मान लो पूर्ति में कमी आ रही है तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र होगा वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये शॉर्ट में समझा रखा है, देखो है ना, सारा क्लियर हो जाएगा। पूर्ति में विस्तार, अन्य तत्व स्थिर है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र होगा वो दाईं ओर शिफ्ट होगा या पूर्ति वक्र पर दाईं ओर गति होगी। पूर्ति में संकुचन देखते हैं, अन्य तत्व स्थिर है, वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो पूर्ति में भी कमी आएगी, गिरावट आएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ति में संकुचन बोलेंगे। और पूर्ति वक्र पर कहां होगी बच्चों गति? बाईं ओर, यानी कि मात्रा अगर कम हो रही है तो बाईं ओर, मात्रा अगर बढ़ रही है तो दाईं ओर, चाहे वह कीमत में, चाहे वह पूर्ति में हो चाहे वह मांग में हो। तो ये अपन को दे रखा है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा? वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता होगा, जो विक्रेता होगा सॉरी, वो क्या करेगा? इस ए बिंदु से बी बिंदु पर चला जाएगा। यानी कि अपने आप को यदि हम ए बिंदु पर मानकर चलते हैं तो हम सीधे हाथ की ओर आ रहे हैं, यानी कि दाईं ओर आ रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो ये हमारी दाईं ओर गति हो जाएगी। कब? पूर्ति वक्र पर दाईं ओर गति। और यहां देखना, कम है प्रारंभिक कीमत ये दे रखी है, प्रारंभिक मात्रा ये दे रखी है,
यानी कि उपभोक्ता ए बिंदु पर, और जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो इसमें भी क्या आएगी, गिरावट आएगी, है ना, पूर्ति में भी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कहां चला जाएगा, बी बिंदु पर। तो बच्चों पहले हम ए बिंदु पर थे, अब ए बिंदु से हम किधर आ रहे हैं, बी बिंदु पर आ रहे हैं। तो ए बिंदु से बी बिंदु उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, का पूर्ति वक्र पर बाईं ओर गति होगी। तो जब विस्तार आएगा तो पूर्ति वक्र पर दाईं ओर गति, और अगर संकुचन आता है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र पर बाईं ओर गति होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी शॉर्ट में देख रखा है, देखो पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। अब पहले क्या था, अन्य तत्व स्थिर थे और हम कीमत में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। अब वृद्धि और कमी में क्या होगा, कीमत को स्थिर मान लिया जाता है और अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके अन्य तत्व क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है अगर वो अपन को सस्ते दामों में मिलने लग जाए, हो सकता है कि आपको जो लेबर मिल रही है वो कम दामों पर मिलने लग जाए, हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा सुधार हो जाए। ये अन्य तत्व आ रहे हैं पूर्ति के अंतर्गत। तो ये दे रखा है, कीमत स्थिर है, अन्य तत्वों में परिवर्तन से अगर पूर्ति मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो यह पूर्ति में वृद्धि होगी और पूर्ति वक्र पर दाईं ओर गति होगी, यानी कि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा। तो वहां पर एक ही वक्र पर गति होती थी, या पूरा जो पूर्ति वक्र होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। इधर देखें, पूर्ति में कमी में कीमत को स्थिर मान लिया जाता है, अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से पूर्ति मात्रा में कमी आ रही है। हो सकता है कि रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, लेबर महंगी हो जाए, टेक्नोलॉजी में गिरावट आ जाए। तो इन कारणों की वजह से जब पूर्ति में गिरावट आ जाती है तो पूर्ति वक्र कहां होगा, बाईं ओर परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पूरा पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे हम डायग्राम पर नजर डालते हैं, ये दे रखा हमको एसएस प्रारंभिक पूर्ति वक्र दे रखा है। यह आपका एसएस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, यानी कि हम ओपी कीमत पर हम इतनी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। अब यह हुआ अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से पूर्ति वक्र कहां हो गया, दाईं ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि मात्रा आपकी बढ़ गई। तो जब दाईं ओर शिफ्ट होगा पूर्ति वक्र तो ये क्या आ जाएगा, आपकी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। और पूर्ति में कमी देखते हैं, आपका प्रारंभिक मांग वक्र वही पूर्ति वक्र सॉरी एसएस दे रखा है, ओपी वस्तु की कीमत है और हम प्रारंभिक जो मात्रा ले रहे हैं वो ओक्यू ले रहे हैं। अब अन्य तत्वों में परिवर्तन से जब पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है तो आपकी जो पूर्ति मात्रा होती है वो यानी कि Q1 के बराबर पूर्ति मात्रा में कमी आती है। तो ये जो आ रहा है वो क्या कहला रहा है, आपका पूर्ति में कमी आएगा। तो ये ध्यान रखना है, एक तो कौन से तत्व स्थिर है और कौन तत्वों में परिवर्तन हो रहा है, और ये देखना है अपन को कब विस्तार और संकुचन में एक ही वक्र पर गति और वृद्धि और कमी में पूरा जो वक्र होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वह मांग हो या पूर्ति हो। बच्चों अगर कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको बहुत इजी लगने वाली है। फिर आना है पूर्ति की लोच, है ना, वो का वो रिलेशन, सारी बातें वो की वो जो कि अपन ने मांग की लोच में पढ़ी थी, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मांग मात्रा पर प्रभाव देख रहे थे मांग की लोच में, और हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन का हम पूर्ति की मात्रा के ऊपर प्रभाव देख रहे हैं। हम प्रतिशत रूप में ले सकते हैं, आनुपातिक रूप में ले सकते हैं, केवल मात्रात्मक रूप में लेना तो ये आ जाएगा पूर्ति की कीमत लोच। अब प्रतिशत के रूप में लिख रहे हैं, पिछली क्लास में आपको ये भी बताया था, जिसमें प्रारंभिक परिवर्तन हो रहा बच्चों उसे अपन क्या लिखेंगे, बटा के नीचे, और जिसमें बाद में परिवर्तन होगा उसे हम लिखेंगे बटा के ऊपर। तो ये आ जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और इसकी वजह से किसमें चेंज हो रहा है, पूर्ति मात्रा में चेंज हो रहा है, तो ये आ जाएगा पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। फिर ये आपका सूत्र आ गया, सूत्र वो का वही है जो कि हमने मांग की लोच में पढ़ा था। ये देखना बच्चों, ये आ रहा है वो का सूत्र डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। डेल्टा क्यू का मतलब हमने बताया था पहले Q2 माइनस Q1, यानी कि बाद वाली मात्रा में से पहले वाली मात्रा को घटाना है, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा P, और ये आ जाएगा P2 माइनस P1 और इंटू P1 अपॉन Q1। तो ये आ जाएगा आपके सूत्र वो का वही है, सूत्र में कोई चेंज नहीं है, चाहे वह मांग की लोच हो या पूर्ति की लोच हो। अब नेक्स्ट आ रहा है मांग की लोच की श्रेणियां। उसमें भी मांग की लोच की 5 श्रेणियां थी, इसमें भी मांग की लोच की 5 श्रेणियां। फर्स्ट आ रहा पूर्णतः लोचदार पूर्ति, उसमें आ रहा था पूर्णतः लोचदार मांग, वहां भी इन्फिनिटी आ रहा था, यहाँ भी इन्फिनिटी आ रहा। बच्चों अगर मांग वाले भाग को अगर हम सेक्शन को अगर बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये समझो ये बहुत ईजी है। फिर इनमें बस केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि इनमें केवल सीधा रिलेशन होता है कीमत और पूर्ति में, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। वही कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन से जब पूर्ति मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो वो पूर्णतः लोचदार आपकी पूर्ति होगी, और पूर्ति वक्र का वही ओ एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि यहाँ आपका पूर्ति वक्र ये हो जाएगा ओ एक्स अक्ष के समांतर। हमें देखते देखो यहाँ पर कि जब ओपी आपको कीमत दे रखी है, ओपी कीमत दे रखी है तो हमारी प्रारंभिक जो पूर्ति मात्रा है वो कितनी है, ओ क्यू। अब कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, कीमत यथावत है या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन है,
तो या तो ऐसा होता है पूर्ति मात्रा में कमी आ जाए या वृद्धि हो जाए, परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। तो आपका जो पूर्ति वक्र हो जाएगा एस एस, वो क्या आ जाएगा, ओ एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा या क्षैतिज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ रहा है पूर्णतया बेलोजदार। बेलोज तो है, बेलोज तो है, लेकिन बेटा यहां थोड़ा ध्यान रखना है ना, पूर्ति आएगा। हाँ, पूर्णतया बेलोजदार। ये जो शब्द है ना, हमने उस समय भी ये वाली बात आपको बताई थी कि आपको केवल मांग के संदर्भ में इन शब्दों को अगर ध्यान से अगर अपन लेंगे तो आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो अपन पूर्ति या मांग के संदर्भ में लग रहे, बेलोज का मतलब परिवर्तन नहीं, और पूर्णतया बेलोजदार यानी कि इसका मतलब बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं। यानी कि हम देखते हैं, ये आपको दे रखी है ओपी कीमत है, ये आपकी ओक्यू मात्रा हो जाएगी। अब एसिस में यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, अब रूल्स क्या बोल रहा है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, है ना, लेकिन पूर्ति मात्रा फिर भी आपकी क्या है, ओक्यू ही बनी हुई है। या यूं कह सकते हैं, वस्तु की कीमत में यदि कमी आती है और कीमत कम आएगी तो क्या होगा, वस्तु की पूर्ति भी कम होगी, लेकिन फिर भी आपकी पूर्ति यथावत है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो बढ़ रही है घट रही है, लेकिन उसके बावजूद पूर्ति मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ईएस आएगा वो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और आपका जो पूर्ति वक्र आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, यानी कि वह ओवाई अक्ष के समांतर या लंबवत हो रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा पूर्णतः लोजदार, पूर्णतः बेलोजदार। नेक्स्ट आ रहा है, ये आ रहा है अत्यधिक लोजदार, है ना, या अधिक लोजदार। देखो, कीमत की तुलना में पूर्ति मात्रा में अधिक परिवर्तन, यानी कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कीमत की तुलना में पूर्ति में परिवर्तन अधिक मात्रा में हो रहा है। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी की तुलना में जो डेल्टा क्यू होगा, वो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो अधिक मात्रा में आएगा। तो हम ये देखते हैं, देखो फर्स्ट देखना, ये प्रारंभिक आपकी कीमत है, ये प्रारंभिक पूर्ति मात्रा है। अब अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत अगर बढ़ जाती है तो कीमत बच्चों इतनी बढ़ गई, और इसके परिणाम स्वरूप आपकी जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाती है। अब यहां और यहां की तुलना में देखना, जो डेल्टा क्यू का जो परिवर्तन है वो क्या है, अधिक है, यानी कि डेल्टा पी की तुलना में डेल्टा क्यू में परिवर्तन अधिक है, और इसी वजह से जो मांग की लोच हो गया आपकी क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक हो जाएगी, यानी कि अधिक लोचदार। और केवल अगर लोचदार या इकाई के बराबर आवे तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या हो जाएगा, कि जब कीमत और पूर्ति मात्रा में समान आनुपातिक परिवर्तन होता है, यानी कि कीमत और पूर्ति, यानी कि जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है ठीक उसी अनुपात में आपकी पूर्ति भी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो पूर्ति लोच जाएगी वो इकाई के बराबर हो जाएगी। डायग्राम में देखते हैं, ये आपकी प्रारंभिक कीमत है या आपकी प्रारंभिक पूर्ति मात्रा है। आपकी कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी पूर्ति भी बढ़ने वाली है। तो बच्चों ये परिवर्तन और ये परिवर्तन, ये क्या है, समान मात्रा में, यानी कि डेल्टा पी और डेल्टा क्यू अगर इक्वल है ना, जैसा कि हमको यहाँ दे रखा है, तब ऐसी स्थिति में जो पूर्ति लोच होगी वो इकाई की क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ रहा है बेलोजदार या इकाई से कम। तो ये आ जाएगा बच्चों बेलोजदार या इकाई से कम में कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में पूर्ति मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है। जब इकाई से अधिक आता है तब इसका मतलब हो जाएगा पूर्ति मात्रा में अधिक परिवर्तन, और इकाई से कम आएगा इसका मतलब पूर्ति मात्रा में उससे यानी कि कीमत से कम परिवर्तन। तो ये देखते हैं डेल्टा पी की तुलना में जो डेल्टा क्यू है ना, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कम मात्रा में हो रहा है। डायग्राम में देखते हैं, ये अपन को दे रखा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, ये आ रहा है आपकी, सबसे पहले देखें, ये वस्तु की कीमत है, प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक पूर्ति मात्रा है। कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग पूर्ति भी बढ़ेगी, तो पूर्ति भी बढ़ी, लेकिन ये पूर्ति कीमत बढ़कर वो पूर्ति भी ये आ जाए। लेकिन बच्चों कीमत में तो इतनी वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी पूर्ति इसकी तुलना में कम वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी में तो परिवर्तन ज्यादा आया लेकिन डेल्टा क्यू में कम आया। इसकी वजह से जो मांग की जो आपकी पूर्ति की जो लोच होगी वो क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी मांग की लोच की श्रेणियां थी। ये हूबहू श्रेणियां वैसी की वैसी, बस इसमें धनात्मक ढाल आएगा और मांग में ऋणात्मक ढाल आ रहा था, बाकी सारे रूल्स वो क्यों। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अपन सारे रूल्स पढ़ लेंगे, ये बहुत व्यवहारिक जीवन की बात है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, एक नए क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा आपके पेपर में। मांग और पूर्ति में जब परिवर्तन हो रहा तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इतने टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे मांग के नियम में, पूर्ति के नियम में, या पूर्ति में विस्तार संकुचन, मांग में विस्तार संकुचन में कीमत का प्रभाव जो है वो मांग या पूर्ति पर कितना पड़ रहा है। लेकिन अब ये आ रहा है
कि क्या कीमत, मांग और पूर्ति का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये केवल आपकी व्यवहारिक जिंदगी में अगर सोच के चलेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। सामान्य सा एक बाजार का रूल्स है, उस अकॉर्डिंग आपको चलना है आगे। देखो ये दे रखा है, हम एक चीज परिवर्तित कर रहे हैं। यदि अगर मांग अधिक हो जाती है और पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि पूर्ति तो किसी भी दुकान पर बेचने के लिए वस्तु उतनी है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तु की जो कीमत होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना छात्रों? ये वापस सुन लेना, किसी वस्तु में बेचने के जो उत्पाद है, प्रोडक्ट दे रखा वो उतना ही है जितना कि पहले था, लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है तो अब ऐसे में उस वस्तु की जो कीमत होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका ठीक विपरीत देखें, आपके पास में पूर्ति अपरिवर्तित है, स्टॉक उतना का उतना ही है, लेकिन अगर आपकी डिमांड नहीं हो रही तो जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, अपनी वस्तु को बेचने के लिए उसकी कीमत में क्या लेके आएगा, कमी लेके आएगा, तो इसका मतलब कीमत कम हो जाती है। ये अब हम पूर्ति में परिवर्तन करके देखते हैं। यदि किसी वस्तु की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि किसी दुकान पर बेचने के लिए प्रोडक्ट अगर ज्यादा आ जावे और ऐसी स्थिति में मांग में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो अपने स्टॉक की पूर्ति करने के लिए वह क्या करेगा, कीमतों में कमी लेकर आएगा, तो कीमत कम हो जाएगी। और यदि डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है लेकिन आगे से सप्लाई बहुत कम हो जाती, और सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, सप्लाई बेचने के लिए कम है लेकिन डिमांड उतनी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो दुकानदार होगा वो क्या करेगा, अपनी कीमतों को बढ़ाएगा, तो जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। तो हमने देखा एक चीज स्थिर है, अगर एक में परिवर्तन आता है तो कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में साथ में परिवर्तन आए तो कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये आ रहा है ना, यहां से क्वेश्चन आता है, मांग और पूर्ति ये दे रखा है एक साथ में, तुलनात्मक रूप से दे रखा है। ऐसा हो जाता है ना, यानी कि देखिए तो हम ऊपर वाले को अगर तुलनात्मक रूप से अगर देखें अपरिवर्तित रहते हैं तो इसका मतलब वो कम मान के चलेंगे, और कोई चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो उनकी तुलना में जो अपरिवर्तित मात्रा है वो वैसे कम हो जाती है। लेकिन ये आपको और अधिक स्पष्ट कर देगा, यदि सप्लाई की तुलना में डिमांड अगर ज्यादा हो जाती है, सप्लाई तो है कम और डिमांड है ज्यादा, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब डिमांड किसी वस्तु की ज्यादा होने लगेगी, ज्यादा दुकानदार अगर दुकान पर पहुंचेंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु की जो कीमतें होगी वो बढ़ेगी। और अगर ऐसा हो जाए कि सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, बेचने के लिए प्रोडक्ट वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, और डिमांड बहुत कम है उसकी तुलना में, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु की जो कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है तो जो कितनी कीमत थी वो उतनी की उतनी बनी रहेगी, तो कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो बच्चों आज की क्लास हमने देखी और हमने ये देखा कि अगर हमें मांग और मांग की लोच अच्छे से अगर याद है तो हमें पूर्ति वाले सेक्शन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है, सप्लाई होगी वो विक्रेता द्वारा की जाएगी, उत्पादक द्वारा की जाएगी, और कीमत और पूर्ति में बिल्कुल सीधा का संबंध होगा। हम अगले वाली क्लास में सारे न्यूमेरिकल या कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट की जो 3 क्लासेस है अगर उनको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से समझेंगे बच्चों, तो अगली जो क्लास है हमारे लिए बहुत ही अत्यंत सरल होने वाली है, और वाकई में वो टेस्ट होगी कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मांग की लोच, पूर्ति की लोच वाला सारा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।